नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हेल्दी इंडिया में। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। कैंसर का नाम जब भी आता है तो लोगों के मन में डर का भाव आता है। लगता है कैंसर हुआ तो इलाज खर्चीला होगा, दर्दनाक होगा और जानलेवा भी हो सकता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कैंसर के 1/3 मामलों को होने से रोका जा सकता है अगर इसके रिस्क फैक्टर्स को कंट्रोल कर लिया जाए तो। लेकिन अमूमन ऐसा होता नहीं है और यही कारण है कि हमारे देश में कैंसर के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन कैंसर के क्या बचाव के तरीके हैं, इलाज की क्या नई पद्धतियां हैं, आज इस विषय पर बात करेंगे हमारे एक्सपर्ट से। लेकिन उससे पहले आप देखिए ये खास रिपोर्ट। कैंसर एक ऐसी बीमारी जो बहुत ही शांत तरीके से हमारे शरीर पर अपना कब्जा शुरू कर देती है और धीरे धीरे हमें पूरी तरह अपनी चपेट में ले लेती है। आज भी कैंसर एक जानलेवा बीमारी जरूर है, लेकिन अगर शुरुआती स्तर पर इस बीमारी का पता चल जाए तो इलाज संभव है। इंसानी शरीर कई अनगिनत कोशिकाओं यानी सेल से बना होता है और इन कोशिकाओं में निरंतर विभाजन होता रहता है। यह एक सामान्य प्रक्रिया है और इस पर शरीर का पूरा नियंत्रण होता है। लेकिन कभी कभी जब शरीर के किसी खास अंग की कोशिकाओं पर शरीर का नियंत्रण बिगड़ जाता है और कोशिकाएं बेहिसाब तरीके से बढ़ने लगती हैं, उसे कैंसर कहते हैं। मानव शरीर में जब कोशिकाओं के जीन में परिवर्तन होने लगता है तब कैंसर की शुरुआत होती है। ऐसा नहीं है कि किसी खास कारण से ही जीन में बदलाव होते हैं, ये खुद भी बदल सकते हैं या फिर दूसरे कारणों की वजह से भी ऐसा हो सकता है, जैसे गुटखा, तंबाकू जैसी नशीली चीजें खाने से हो सकती हैं। वर्तमान में हृदयघात के बाद सबसे ज्यादा मौतें कैंसर से ही हो रही हैं। हमारे देश में 20% से ज्यादा कैंसर के मामले सिर्फ तंबाकू के कारण होते हैं। भारत में लगभग 70% लोग अस्पताल देरी से पहुंचते हैं। नतीजतन उपचार मुश्किल और महंगा हो जाता है। ऐसे में कैंसर से बचने का सही तरीका है कि इसके प्रति जागरूकता लाई जाए। कैंसर के संभावित लक्षणों और इनसे बचाव के प्रति जागरूकता से ही कैंसर का प्राथमिक स्तर पर इलाज संभव है, जिससे शारीरिक, मानसिक और आर्थिक रूप से कम हानि होगी। तो कैंसर से बचाव मुमकिन है। कैंसर का इलाज अगर समय पर किया जाए और जागरूकता होना भी बेहद जरूरी है। इसी पर चर्चा करते हैं और चर्चा के लिए हमारे साथ दो एक्सपर्ट्स इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। उनका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर पीके जुल्का जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप पद्मश्री अवार्डी हैं, सीनियर डायरेक्टर हैं मैक्स ऑन्को डे केयर, मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नई दिल्ली के, और आप फॉर्मर डीन और प्रोफेसर भी रह चुके हैं ऑन्कोलॉजी एम्स न्यू दिल्ली के। सर, स्वागत है आपका। हमारे साथ डॉक्टर अभिषेक शंकर भी हैं, आप सीनियर ऑन्कोलॉजी लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज से हैं न्यू दिल्ली से। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले डॉक्टर आप ही से बात करना चाहेंगे। डॉक्टर जुल्का, अमूमन हम ये देखते हैं कि जब जब कैंसर की बात आती है तो लोगों के मन में डर होता है और जागरूकता का अभाव होता है। हम इसके कुछ आधारभूत तत्वों को समझेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे जानना चाहते हैं कि देश में कैंसर को लेकर अभी क्या फैक्ट्स हैं, किस तरह के अराइजिंग अभी फैक्टर्स हैं। देखिए, पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि कैंसर का नाम सुनते ही लोग कहते हैं डेथ वारंट है, जैसे कि ये जानलेवा बीमारी जो आपने कहा जी, ये भ्रम है। कैंसर का इलाज संभव है आज की दिन में। मतलब जब हम 2020-21 में बैठे हैं तब इलाज पूरी तरह संभव है अगर वो जल्दी अवस्था में पकड़ा जाए। अब जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, अगर आप नेशनल कैंसर रजिस्ट्री प्रोग्राम देखिए, हमारे जो देश का प्रोग्राम है उसमें ये देखा गया है कि अबाउट 14 लाख न्यू कैंसर केसेस होते हैं पर ईयर, एक साल में। 13.9 लाख हम बोलते हैं 14 लाख के करीब है। जो 1/3 कैंसर, जैसा कि आपने बताया 40 to 50% कैंसर तंबाकू के सेवन से होते हैं। तो तंबाकू का सेवन ये नहीं कि स्मोकिंग, टोबैको जैसे सिगरेट पीना, बीड़ी पीना, हुक्का पीना, किसी भी तरह का तंबाकू का, ये तंबाकू किसी भी तरह, स्मोकलेस टोबैको जो है, स्मोकलेस का मतलब पान बाहर, पान मसाला, और ये जब जिसमें तंबाकू मिला हो, तो वो अगर तंबाकू का सेवन करते हैं तब भी कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है जी।
और बाकी 10% के करीब ऐसे होते हैं जो कि इन्फेक्शन से होते हैं। जैसे हम ह्यूमन पैपिलोमा वायरस इन्फेक्शन है एक, तो वो कैसे आता है? अगर आपके मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स हैं किसी भी फीमेल के, या फिर वो हाइजीन पूरा मेंटेन नहीं करती, तो वैसे आ सकते हैं। आजकल ये देखा गया है कि हेड एंड नेक में भी ओरल सेक्स से भी आ सकता है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। हेपेटाइटिस बी वायरस है, हेपेटाइटिस सी वायरस है, तो उससे भी लिवर कैंसर हो सकता है जी। तो इन्फेक्शन से भी हो जाता है। और बाकी जो लाइफस्टाइल रिलेटेड कैंसर्स हैं वो हम कहते हैं कि सेडेंटरी लाइफस्टाइल जो है वो खराब लाइफस्टाइल है, उससे भी कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन डॉक्टर शंकर, जैसे कहा जाता है कि आप अपनी हेल्थ को लेकर जितने अवेयर रहेंगे, बीमारियों से उतना दूर रहेंगे, लेकिन कैंसर को लेकर हमारे देश में कैसी अवेयरनेस है, आप कैसे देखते हैं इसे? मुझे लगता है कि लोग एजुकेटेड लोग भी एजुकेटेड हैं, लेकिन वो कैंसर अवेयरनेस एक अलग बहुत बड़ा एरिया है और लोगों को सूडो अवेयरनेस ज़्यादा है। मैं इसका एग्जाम्पल एक दूंगा कि आपने देखा होगा कि आजकल लोग व्हाट्सएप और फेसबुक यूनिवर्सिटी से जो ज्ञान अर्जित करते हैं प्रोबेबली बहुत ख़राब होता है। आप देखेंगे लोग 40 सिगरेट दिन का पीते हैं, बट उनके लिए जस्टिफिकेशन है, लेकिन जैसे वो चाय की दुकान पे पहुंचते हैं और अगर वो चाय की दुकान वाला उनको प्लास्टिक के कप में चाय देता है तो वो लड़ाई करना चालू कर देते हैं। तो मुझे लगता है हमें लोगों को अवेयर करने की ज़रूरत है नॉलेज और पॉजिटिव एटीट्यूड्स के साथ, जो मिसिंग है सारों में। बिकॉज जब आप भारत के आम जनता की बात करेंगे तो उनके पास नॉलेज की कमी होती है, एक एटीट्यूड की कमी होती है, क्योंकि उनका बहुत सारी चीज़ों में वो अपना टाइम देते हैं। उनके लिए कैंसर शायद अभी भी बहुत बड़ा इशू नहीं है। जिन डेली की जो चीज़ें हैं उनको अरेंज करने में उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। तो मुझे लगता है जो भी लोग हैं नॉलेज एटीट्यूड के साथ प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी है। जैसे हम ये देखते हैं कि 70% जो मरीज़ हैं वो एक्सट्रीम स्टेज में पहुंचने के बाद अस्पताल जाते हैं, तो ऐसा क्यों होता है? हम ये सोचते हैं हुक्का पार्लर्स बाहर अमेरिका में खुल गए तो हमारे भी होने चाहिए। ये नहीं पता कि हुक्का पार्लर से आपको वही स्मोक मिल रहा है, वही धुआं मिल रहा है। वो कहते हैं जी पानी से छलकर आता है। हाँ। भाई छलकर क्या आता है? कार्सिनोजन तो वही है। कार्सिनोजन का मतलब कैंसर प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस तो वही है। तो आपको आप वही इनहेल कर रहे हैं। और कैंसर का बचपन से ही लोग हमने बाहर देखा, बाहर के कंट्रीज़ में, जैसे हम बाहर अमेरिका में थे या यूरोप में, तो छोटे छोटे बच्चे स्कूल जा रहे हैं और सिगरेट मुंह में डाली हुई है। तो आप देखिए कि अगर यंग एज में हम नहीं पकड़ते, स्कूल एज में, और स्कूल्स के बाहर आप देखिए पान वाला, जैसे इन्होंने बताया, वो छोटे छोटे पैकेट्स लेकर तंबाकू के वो एडिक्ट कर रहे हैं बच्चों को, तो बच्चे तो अपने आप एडिक्ट होंगे। तो ये सारी चीज़ों को हमें अवॉइड करना है। एजुकेटेड लोग भी अनएजुकेटेड हो जाते हैं, इन द सेंस कि एजुकेटेड लोग मेरे पास जब आते हैं, ब्रेस्ट कैंसर के काफ़ी केसेस आते हैं जी। तो मैंने डॉक्टरों को देखा है, लीडिंग डॉक्टर ऑफ दिल्ली, शी सेड मेरे पेन नहीं हुआ ब्रेस्ट लंप में। हाँ। उनकी ब्रेस्ट में लंप था, गांठ थी, उसमें पेन नहीं हुआ, तो कहती इसलिए मैं आई नहीं। मैंने कहा आपको ये नहीं पता कि पेनलेस लंप जो है, बिना दर्द के अगर गांठ है तो वो कैंसरस ज़्यादा हो सकती है जिसमें दर्द हो, दूसरे जिसमें दर्द हो। कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नज़रअंदाज कर देते हैं लक्षणों को, उन्हें लगता है कि शायद हमें नहीं होगा या ये लक्षण उससे जुड़ा हुआ नहीं है। तो अगर लक्षणों को थोड़ा आसान भाषा में समझें तो कौन से लक्षण हैं जो आपको किसी भी कैंसर के रूप में दिख सकते हैं, उन्हें अवॉइड नहीं करना चाहिए? अगर आप अपने बॉडी को अच्छे से समझते हैं तो किसी भी टाइप की जो चेंजेस हैं अगर आपके बॉडी के अंदर आ रहे हैं, और आप अलग अलग डिजीज़ के लिए, अलग अलग कैंसर्स के लिए अलग अलग लक्षण होते हैं। जब मैं ब्रेस्ट कैंसर की बात करूंगा जो कि वन ऑफ द कॉमन कैंसर्स हैं महिलाओं में, सो जो भी गांठ अगर ब्रेस्ट में हो तो आप डॉक्टर के पास जाएं और उसकी जांच कराएं। ऐसा नहीं है कि सारे लंप कैंसर होते हैं, लेकिन जो कैंसर है वो लंप से चालू होता है। रही बात सर्विकल कैंसर की, तो उसमें जब भी किसी को मेंस्ट्रुअल जो ब्लीडिंग होती है उसके अलावा कोई ब्लीडिंग हो, कोई डिस्चार्ज हो, तब आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ओरल कैंसर, जो लोग तंबाकू का सेवन करते हैं या फिर सिगरेट पीते हैं या अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, अगर उनको किसी भी टाइप का अल्सर अगर छाले पड़ते हैं और वो हील नहीं हो रहा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, तब आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है।
और कैंसर में ये कहा जाता है कि अगर आप जल्दी आते हैं डॉक्टर के पास तभी बचाव संभव है। बिल्कुल, तो ज़रूर इग्नोर ना करें और इलाज के लिए ज़रूर आगे बढ़ें। और डॉक्टर जुल्का, बहुत सारे मिथ्स भी होते हैं जिस वजह से लोग इलाज के लिए नहीं जाते हैं, पहला कदम नहीं बढ़ाते हैं। शुरुआत में कोशिश करते हैं कि शायद अपने आप कुछ कर लें या कोई और तरीके से इसे निकालने का प्रयास करें, और जब चीज़ें अनबेरेबल हो जाती हैं या सहनीय हो जाती हैं तब वो जाते हैं अस्पताल। तो कौन से मिथ्स या कौन सी ऐसी मिस इन्फॉर्मेशन लोगों में अमूमन देखने को मिलती है? सबसे बड़ा मिथ जो है, लोग ये कहते हैं बायोप्सी मत करवाइए क्योंकि बायोप्सी कराने से कैंसर फैल जाता है। ये सबसे बड़ा मिथ है, जबकि बायोप्सी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि बायोप्सी से ही आपको पता चलेगा कैंसर है भी या नहीं, नंबर 1। नंबर 2, कैंसर अगर है तो किस प्रकार का कैंसर है, मतलब कौन से टाइप का कैंसर है। तो जब तक आपको वही नहीं पता होगा तो आप इलाज क्या करेंगे। ठीक है। दूसरा मिथ ये है कि कैंसर मुझे नहीं हो सकता और किसी को भी हो सकता है। ये एक बहुत मिथ्या है कि भाई हर लोग ये सोचते हैं मैं तो सिगरेट पी लूं मुझे नहीं होगा, क्योंकि मेरी इम्यूनिटी अच्छी है। हाँ, मतलब लोग सोचते हैं टबैको लेकर और वो 2 घंटे अगर पार्क में घूम लिए तो शायद चीजें कवर अप हो जाए। कोई कहते हैं टबैको को बाहर से हम जल्दी कर रहे हैं इसलिए कैंसर नहीं हो सकता। अगर तंबाकू और अल्कोहल, शराब का सेवन इकट्ठा करें तो और कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। तो हम शराब का भी सेवन बंद करते हैं लोगों का कि आसपास भी जो है। अच्छा, दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कैंसर में जो तंबाकू का सेवन कर रहे हैं जो मेल्स, उनकी फीमेल्स को, उनकी वाइफ्स को कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। उसको कहते हैं पैसिव स्मोकिंग। वो होता है सेकेंड हैंड स्मोक। सेकेंड हैंड मतलब पैसिव स्मोकिंग। और एक होता है आप सिगरेट पी के इधर रख दीजिए, बाकी बट जो होता है बचा हुआ धुआं निकलता रहेगा, उसको कहते हैं थर्ड हैंड स्मोक। और उससे भी कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। अब कैंसर हमारे नॉर्थ ईस्ट में क्यों ज़्यादा होता है? क्योंकि एक ही कमरे में रहते हैं, वहीं खाना पकाते हैं, धुआं सारा लेते हैं, सिगरेट पीते हैं, बीड़ी पीते हैं मतलब, और तंबाकू का सेवन करते हैं। तो तंबाकू का भी हो गया, धुआं भी ले लिया, और एक ही कमरे में सारे लोग रहते हैं, तो उसमें वहाँ पर कैंसर का होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। और डॉक्टर अभिषेक, अगर हम डिवाइड करें कैंसर को अर्बन और रूरल में और एज वाइज या फिर लिंग के आधार पर, तो कैसे आप थोड़ा समझाएंगे कि गांव में मुख्य रूप से कौन सा कैंसर देखा जाता है, शहरों में क्या कैंसर के मुख्य रूप देखने को मिलते हैं, और महिलाओं में अमूमन कौन सा कैंसर होता है और पुरुषों में? ये तो एक महिला और पुरुषों की बात है, और ग्रामीण और रूरल एरिया में जो कि महिलाओं की बात करूँगा तो जो ब्रेस्ट कैंसर है वो सेडेंट्री लाइफस्टाइल वाले या जो लोग होते हैं या हाई सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रेटा के लोग, उनमें ब्रेस्ट कैंसर ज़्यादा होता है। अगर महिलाओं में बोलूँगा तो ग्रामीण क्षेत्रों में सर्विकल कैंसर्स, बिकॉज ग्रामीण क्षेत्रों में जो रिस्क फैक्टर्स हैं कि किसी के शादी कम उम्र में हो जाए, उनके ज़्यादा बच्चे हैं, ये सब रिस्क फैक्टर्स होता है सर्विकल कैंसर्स के लिए। तो ग्रामीण क्षेत्रों में या लो सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रेटा के लोगों में सर्विकल कैंसर इम्पॉर्टेंट है। अगर आप तंबाकू खाते हैं और अगर ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं तो आप में ओरल कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा हैं। अगर पुरुषों की बात करूँगा तो स्मोकिंग ज़्यादा होती है, स्मोकर्स होते हैं, और प्रोस्टेट कैंसर एज स्पेसिफिक बीमारी है। तो जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं की तुलना में जो शहरी लोग हैं, आई थिंक ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो ज़्यादा उनकी लॉन्गेविटी होती है, तो उसमें प्रोस्टेट कैंसर होता है। और स्पेसिफिक बात करूँगा, जैसे सर ने नॉर्थ ईस्ट की बात की है, तो 2 कैंसर्स जो है नॉर्थ ईस्ट में बहुत कॉमन है, जो कि गैस्ट्रिक कैंसर और एसोफेजियल कैंसर। और कैंसर के क्षेत्र में जब भी बात करेंगे तो वो 8 स्टेट्स जो हैं उनमें कैंसर का समझ लीजिए हॉटस्पॉट है वो कंट्री का। और जो हमारा रूरल रजिस्ट्री है उससे 8 गुना ज़्यादा कैंसर्स नॉर्थ ईस्ट में होता है। जो आइजॉल है मिज़ोरम की राजधानी, वो पुरुषों में सबसे ज़्यादा कैंसर का इंसिडेंस वहीं है। अगर हम महिलाओं की बात करेंगे तो पापमपोरे जगह है अरुणाचल प्रदेश में, वहाँ है। सो वहाँ पे गैस ज्योग्राफी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वहाँ एसोफेजियल कैंसर और गैस्ट्रिक कैंसर का इंसिडेंस बहुत ज़्यादा है। तो मेल फीमेल के अलावा
या फिर आप बात करेंगे रूरल अर्बन के लिए, ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप किसी जगह पे जाएंगे और वहाँ के लोगों को ना, उनके सोशियो कल्चरल डोमेन को अगर आप अच्छे से देखेंगे तो आप खुद ही बता देंगे कि यहाँ पे कौन से टाइप का कैंसर ज़्यादा होगा। नॉर्थ ईस्ट में आप जाएंगे, कभी आप महिलाओं को ऑफिस आवर्स में पान खाते हुए दिल्ली जैसे शहर में नहीं देख सकते हैं। द मोमेंट यू गो टू नॉर्थ ईस्ट, आपको पान खाते हुए महिलाएं दिखेंगी और उनका कल्चर है, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये शायद उनकी मोर्टेलिटी का सबसे बड़ा कारण है। डॉक्टर जुल्का, जैसे हम ये जान ही रहे हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो बहुत कंट्रीब्यूट करते हैं, किन चीज़ों से आपको बचना है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें आप अगर शुरुआत से अवॉइड करें तो कैंसर ना होने की संभावना बढ़ जाती है आपके अंदर। तो इस तरह का लाइफस्टाइल अडेप्ट करने के लिए कुछ ऐसी आदतें अडेप्ट अगर करना चाहें जिससे हमें कैंसर ना हो, हम उससे दूर रहें, वो कौन सी होंगी? कॉलेज लेवल तो बहुत बात की बात है, या एडल्ट लेवल बात की बात है। स्कूल लेवल से हमें बच्चों को समझाना है कि सिगरेट, शराब पीना, ये जो पार्टीज़ में जाते हैं, सूडो वेस्टर्नाइजेशन हो रहा है, डिफरेंट पार्टीज़ ऑर्गेनाइज करते हैं, बच्चे भी आजकल बड़ों को देख देख के अपना वेस्टर्न लाइफस्टाइल अपनाते हैं। सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, मोटापा बढ़ रहा है बच्चों में, मोटापा बढ़ता है तो उसमें भी कैंसर होने की संभावना बढ़ती है। तो ये सारा बच्चों को सिखाना चाहिए कि ऐसे नहीं करना है, तभी आप बच लाइफस्टाइल, डाइट और टोबैको से दूरी, किसी भी लाइफस्टाइल को अच्छा रखना है, अपना एक्सरसाइज करना है, डेली उठ के मतलब अपना नॉर्मल रूटीन में रहना है। मीन्स की एक्सरसाइज ज़रूरी है और पढ़ना भी ज़रूरी है। तो मतलब जब पढ़ाई करेंगे उसमें लोगों को समझाना है कि ये तंबाकू और अल्कोहल का सेवन हानिकारक है। बिल्कुल सही। और डॉक्टर अभिषेक, अब हमने कौन से फैक्टर्स होते हैं कैंसर होने की, उस पर तो बात की, अब इलाज की भी बात कर लेते हैं। जब कैंसर के इलाज की बात होती है तो लोगों के मन में एक तो खर्चीला ये इलाज होता है कैंसर का, एक ये आता है, और एक दर्दनाक होता है। कहते हैं कि कैंसर से ज़्यादा दर्दनाक उसका ट्रीटमेंट होता है, ऐसी लोगों में कुछ मिथ्स भी हैं। तो इसके बारे में थोड़ा बताइए कि कैंसर का इलाज कितना संभव है और क्या बहुत खर्चीला है? देखिए, खर्चीला तो अगर गवर्नमेंट सेक्टर वालों से पूछेंगे तो वो कहेंगे कि कैंसर का इलाज फ्री में हम करते हैं, तो ये फ्री है। लेकिन प्रॉब्लम है गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स को कितने लोग एक्सेस कर पाते हैं, क्योंकि ज़िंदगी सबके लिए इम्पॉर्टेंट है और सब लोग अपने माता पिता, भाई बहन को जो बचाने की जद्दोजहद है कैंसर में, वो काफ़ी डिफ़िकल्ट है। मतलब आई लॉस्ट माई फादर टू कैंसर लास्ट ईयर, और मैं कहूँगा आपको हर एक समय पे एक ना एक आदमी चाहिए जो देखभाल करे। और कैंसर ट्रीटमेंट मुश्किल तो है इस कंट्री में, क्योंकि जितने कैंसर के केसेस हो रहे हैं और जो हमारे पास गवर्नमेंट की फैसिलिटी है उसके प्रोपोर्शन में कम है। और प्राइवेट में आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको सर्विसेज के लिए पे करना पड़ेगा, बिकॉज़ वो ज़रूरी है, क्योंकि वो जिस तरह की फैसिलिटी वो प्रोवाइड करते हैं उसके लिए कॉस्ट इन्वॉल्व होता है, तो आपको वो पे करना ही पड़ेगा। अगर आप रोबोटिक सर्जरी कराएंगे और आप चाहेंगे कि वो फ्री में हो जाए तो वो पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए हम बात करते हैं कि इंडिया जैसे कंट्री में जहाँ हर एक साल 14 लाख मरीज अगर नहीं आ रहे हैं और उनका इलाज के लिए जो संसाधन है वो पर्याप्त नहीं है। जैसे मैं बात करूँगा, 70% जो मरीज हैं वो ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं और 90% जो कैंसर सेंटर हैं वो अर्बन एरियाज़ में बने हुए हैं, शहरों में बने हुए हैं। तो आप कैंसर पेशेंट के साथ ट्रैवल करना और जिस जद्दोजहद के साथ लोग ट्रेन पकड़ के आते हैं अपने लोगों के साथ, ये एक बीमारी नहीं है जहाँ आप अकेले जाएँ और इलाज करा लें। सो हम लोग के लेवल पे छोटे मोटे एक्सपेंसेस की कोई वैल्यू नहीं है, बट एक कैंसर पेशेंट जो डेली 100 रुपये कमा रहा है और वो अगर उसको इलाज कराना आना पड़े, सो मुश्किल है, ये सिचुएशन मुश्किल है। और मुझे लगता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो एक्सपेंशन का प्लान है गवर्नमेंट का, शायद ये जो आयुष्मान भारत आया है उससे थोड़ी बहुत मदद मिल सकती है, बट हमें इस चीज़ों पे बहुत सारा काम करने की ज़रूरत है। सर ने जो रिस्क फैक्टर बताया उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर आज के दिन में है एनवायरमेंटल और ऑक्यूपेशन रिस्क फैक्टर्स। जब हम एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो दिल्ली में जो लोग रहते हैं उनके कान खड़े हो जाते हैं, और ये बहुत टाइप की थ्योरी हमें सुनने को मिलती है कि दिल्ली में जो लोग रहते हैं, कोई बताएगा कि 10 सिगरेट के बराबर धुआं हम लेते हैं, कोई 20 सिगरेट के बराबर धुआं लेते हैं। मतलब इसके आंकड़े इतने तो स्पष्ट नहीं हैं, बट ये श्योर है कि जो लोग दिल्ली जैसे शहरों में रहते हैं और उनका एक्सपोजर अगर लंबे समय तक हो
इस धुएं के साथ, तो जो कैंसर की क्रोनिक थ्योरी है, प्रोबेबली आप बाकी लोगों से लंग कैंसर, हेमाटोलॉजिकल मैलिग्नेंसी, इन सब से आपका रिस्क ज़्यादा है। और कैंसर ट्रीटमेंट के लिए मुझे रहेगा कि कैंसर ट्रीटमेंट तक आने की नौबत ना आए, इसीलिए आप इन्वेस्ट करें स्क्रीनिंग पे, चाहे जल्दी पता चल जाए, क्योंकि सर्विकल कैंसर अगर आपका जल्दी पता चलता है तो आजकल एक है स्क्रीन और ट्रीट। आपने स्क्रीन किया और आपको पता चला कि ये स्क्रीन पॉजिटिव है, तो आप वहीं पे ट्रीट कर देंगे। तो आप सोचिए कितने रिसोर्सेस को आप बचा रहे हैं, क्योंकि इलाज तो मैं कहूँगा और पूरी निष्पक्षता से कहूँगा, मुश्किल है, आसान नहीं है कैंसर का इलाज कराना। एक तो टाइम बहुत लगता है और उस रिसोर्सेज को अरेंज कर पाना अच्छे से अच्छे लोगों के लिए संभव नहीं है। आप एक पत्रकार हैं तो आपको हर एक कुछ दिनों के बाद पता चलता होगा कि ये बड़ी मुश्किल में है, इनका इलाज कराना है, इनके पास पैसे नहीं हैं। सो ये सिचुएशन प्रोबेबली आज के इस परिवेश में जहाँ कैंसर से कोई भी अछूता नहीं है, सबको देखना पड़ता है। डिफिकल्ट है, बट हम लोग इम्प्रूव कर रहे हैं। प्रोबेबली आगे आने वाले समय में हम कुछ अच्छा कर पाएंगे। बिल्कुल। डॉक्टर जुल्का, कुछ नई रिसर्च और कुछ ट्रीटमेंट्स की अगर बात करें तो अमूमन कैंसर को लेकर 3 तरह की ट्रीटमेंट प्रणाली से लोग मोस्टली अवेयर हैं कि कीमोथेरेपी होती है, सर्जरी होती है और रेडियोलॉजी होती है। इसके अलावा क्या नई पद्धतियां जुड़ी हैं? देखिए कि सर्जरी, रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी तो हमारी बेसिस है, वो अभी भी होती है और अच्छी उसके और अच्छे आ गए हैं जो कि सर्जरी के, और जैसे रोबोटिक सर्जरी डॉक्टर साहब ने बताया, या लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में अच्छा करना, मतलब सर्जरी के और भी पद्धतियाँ आ गई हैं। रेडियोथेरेपी की नई मशीनें आ गई हैं जो कि हम रेडिएशन एक ही जगह पर फोकस कर सकते हैं ज़्यादा, ताकि नॉर्मल सेल्स बच पाएँ, पर थोड़े बहुत तो अफेक्ट होते ही हैं। कीमोथेरेपी, नई नई दवाइयाँ आ रही हैं, टारगेटेड थेरेपीज़ आ रही हैं। तो आजकल जो नई है जिसको इम्यूनोथेरेपी कहते हैं, है वो बहुत कॉस्टली। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि वो हर एक जगह पर हर एक आदमी नहीं ले पाता, क्योंकि इम्यूनोथेरेपी वो उसका मकसद क्या है? उसका मकसद यही है कि हमारे अपने बॉडी के जो इम्यून सेल्स हैं उनसे हम कैंसर को मारें। हम बाहर की दवाइयाँ मत लें। हमारे कैंसर में इम्यून सेल्स होते हैं। हमारे कैंसर के जो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स है उसको हम कहते हैं लिम्फोसाइट्स। तो वो बेसिकली 2 तरह के होते हैं, टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स। तो जो टी लिम्फोसाइट्स हैं उसको कहते हैं हम मारने वाले सेल्स हैं, उनको हम बढ़ावा दें। तो उनके ऊपर अगर वो बढ़ जाएं तो हमारे नॉर्मल सेल को भी खराब कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, उनके ऊपर जो ब्रेक्स हैं वो हटा देते हैं। ब्रेक्स का मतलब उसमें PD-1 इनहिबिटर यूज़ करते हैं, प्रोग्राम डेथ रिसेप्टर। तो ब्रेक्स हटा देते हैं और एक्सेलरेटर ऑन कर देते हैं, तो उसमें वो जाके कैंसर को मारता है। ये नई पद्धति है। और नई पद्धति जो आ रही है, आगे आगे हम जा रहे हैं, मॉलिक्यूलर बेसिस पे जा रहे हैं। मॉलिक्यूलर का मतलब हम कैंसर के अंदर घुसते जा रहे हैं कि कैंसर हुआ क्यों, कौन सी जीन्स ने कैंसर किया जिसकी वजह से ये कैंसर हुआ। जैसे लंग कैंसर में आप लीजिए, लंग कैंसर में स्टेज 4 में, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि लंग कैंसर का इलाज जो फिजिशियंस करते हैं वो टीबी का इलाज करते हैं। स्टेज 1 का स्टेज 4 बन जाता है, उसको कहते हैं स्टेज माइग्रेशन। तो माइग्रेट हो गया वो 4 में। अब स्टेज 4 में पहले हम कहते 1980 में जब हम इलाज करते थे तो हम कहते थे 6 महीने, मैक्सिमम 8 महीने बस इसकी लाइफ। आजकल 5 साल हो गई है, बिल्कुल 5 years। तो वी हैव गेन्ड रिसर्च का और इन्हीं पद्धतियों का ही कमाल है कि हमारी जो लाइफ है। तो हम देखते हैं, फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल दूंगा, EGFR जीन म्यूटेशन है, एक जीन में म्यूटेशन आया, उसकी टारगेटेड थेरेपी हमने दे दी जी। तो टारगेटेड थेरेपी सिंपल अगर दे भी दी तो वो उसको खींच के 2 साल तक ले जा सकती है, फिर दूसरी आ जाएगी, फिर तीसरी आ जाएगी। तो समय के साथ इलाज समय के साथ ये इलाज का
संशोधन होता रहेगा। जी डॉक्टर अभिषेक, जैसा कि सर ने भी इससे पहले बताया था कि बहुत सारे कैंसर्स हैं जो अलग अलग कारणों से होते हैं और कुछ संक्रमण के कारण भी होते हैं। एक संक्रमण हम कोरोना का भी देख रहे हैं जिसकी वैक्सीन तो आ चुकी है, लेकिन क्या जो संक्रमण की वजह से कैंसर होते हैं उनकी भी वैक्सीन उपलब्ध है? हाँ, ये मतलब वैक्सीन उपलब्ध है, बट अनफॉर्चुनेटली इंडिया में वो हमारे नेशनल प्रोग्राम में इंक्लूडेड नहीं है। और जो सर ने बताया कि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस रिलेटेड जो भी कैंसर हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है सर्विकल कैंसर जिसको बच्चेदानी के मुंह का कैंसर कहते हैं। इसके साथ साथ ये और कैंसर्स को कॉज करता है, हेड एंड नेक कैंसर, प्राइमरली ओरल कैंसर और ओरोफैरिंजियल कैंसर जो ओरल कैविटी के पीछे वाला पार्ट है। इसके अलावा एनल कैनाल का कैंसर इसकी वजह से होता है, और महिलाओं में वल्वा कैंसर, वेजाइनल कैंसर, ये सब जो कैंसर्स हैं वो भी, और टेस्टिकुलर ट्यूमर, ये सारे ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से होते हैं। तो अभी रिकमेंडेड है वैक्सीन है जो HPV के अगेंस्ट है, जो 2 आती हैं, सर्वरिक्स और गार्डासिल, एक बाईवैलेंट और एक क्वाड्रीवैलेंट होती है। जो लोग लगवाना चाहते हैं, आइडियल टाइम होता है जो कि गाइडलाइन में है 9 to 12 ईयर्स, और ये पुरुषों मतलब लड़के और लड़कियां दोनों लगवा सकते हैं। और 18 साल तक अगर अभी रिसर्च में बताया गया है कि 2 डोजेस काफ़ी हैं, पहले 3 डोजेस का कंसेप्ट था। तो अगर 18 साल से हैं, 9 साल से 18 साल के बीच 2 डोजेस लगवाने हैं। अगर 2 डोजेस लगते हैं तो 0 पहला डोज लगा, और 6 महीने के बाद जिन लोग को 3 डोजेस लगने होते हैं वो एक वैक्सीन में 0, 1 और 6 मंथ पे लगता है, और दूसरे वैक्सीन में 0, 2 और 6। आजकल एक नया वैक्सीन है नोनावैलेंट जो कि कवरेज HPV के बहुत सारे टाइप होते हैं, तो 9 टाइप के अगेंस्ट प्रोटेक्शन देता है, जो कि इम्पॉर्टेंट है हेड एंड नेक कैंसर के लिए और सर्विकल कैंसर के लिए। हेपेटाइटिस के लिए वैक्सीन हम सब लगवाते हैं 0 और 6 मंथ पे इंजेरिक्स कर है। तो जो लोग वैक्सीनेटेड हैं वो एंटीबॉडी होता है, इसका मतलब आपको इन्फेक्शन नहीं होगा। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो कैंसर का रिस्क है उसको आप मिनिमाइज करते हैं। और अब समय बहुत कम बचा है डॉक्टर जुल्का, चलते चलते बस आपसे कुछ टिप्स चाहेंगे हमारे दर्शकों के लिए कि आखिर कैंसर से बचाव के लिए आप इस ट्रीटमेंट से होकर गुजरे, उससे पहले कौन से कदम हैं जिनसे आप बच सकते हैं, और कैंसर हो भी जाए तो उसके दौरान भी आप क्या संदेश देना चाहते हैं? हम सबको यही सलाह देंगे कि कैंसर से बचाव करें। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, जो कि पुराना मुहावरा है, और उसका उपयोग करें। कैंसर के जो कारण हमने बताए हैं, तंबाकू का सेवन ना करें, शराब का सेवन ना करें किसी भी फॉर्म में। तो इसलिए हम ये कहते हैं अपना लाइफस्टाइल अच्छा रखें, एक्सरसाइज करें, खान पान अच्छा रखें। इवन वेजिटेरियंस में ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको नॉन वेज ही खाना है, क्योंकि रोज़ आके पूछते हैं जी हम नॉन वेज खाएं कि वेज, हम तो वेजिटेरियन हैं। वेजिटेरियन में भी अच्छी डाइट है, संतुलित भोजन लें, आहार लें और एक्सरसाइज करें, और इन सब से अलग रहें। तंबाकू का सेवन करने से, शराब से, इन सब चीज़ों से अलग रहें। और जहाँ लोग शराब पी रहे हो, पार्टीज़ कर रहे हो, वहाँ उनसे भी दूर रहें। तो आप इससे बच सकते हैं। इससे बचने का अच्छा उपाय यही है इसका। डॉक्टर अभिषेक, आप कैंसर पर हमारे दर्शकों से क्या कहना चाहते हैं? मैं यही कहना चाहूँगा कि कैंसर के बारे में अपनी जानकारी दुरुस्त रखें और उस पर अमल करने की कोशिश करें। जो जनरल प्रिकॉशंस हैं न्यूट्रिशन को लेके, फिजिकल एक्टिविटी को लेके, आप ओबेसिटी को प्रिवेंट करें। उसके बाद जो लोग हैं आपकी फैमिली में जो वैक्सीन लगवा सकते हैं कुछ कैंसर्स के प्रिवेंशन के लिए, प्लीज़ उनको ले जाके डॉक्टर के पास लगवाएं। और जो लोग एज स्पेसिफिक स्क्रीनिंग के लिए एलिजिबल हैं, आप अपने घर में अपने माता पिता को, अगर वो स्क्रीनिंग के एज ग्रुप में आते हैं तो उनकी स्क्रीनिंग कराएं, ताकि आप कैंसर को अर्ली डिटेक्ट कर सकते हैं। और अर्ली डिटेक्ट एकमात्र तरीका है जहां कैंसर से आप अपनी लाइफ बचा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर जुल्का, डॉक्टर अभिषेक, आप दोनों हमारे साथ जुड़े और इतनी जानकारी आपने हमारे दर्शकों को दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। कैंसर अगर हो भी जाए तो उसके लिए इलाज संभव है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको पहले ही बचा सकती हैं कैंसर होने से। तो उन पर ध्यान रखिए, खुद जागरूक रहिए, लोगों को भी जागरूक कीजिए, और कैंसर को हम अपने देश में बढ़ने से आसानी से रोक सकते हैं। हमारे इस खास प्रोग्राम में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।